में एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत। हम लोग जनसंचार के विविध माध्यमों का परिचय प्राप्त कर रहे थे। तो जनसंचार के विभिन्न माध्यमों के परिचय के अंतर्गत हमने दृश्य, श्रव्य और मुद्रण। तो इसमें हम लोग प्रिंट मीडिया के बारे में कल हमने कुछ चर्चा की है कि किस प्रकार से, क्योंकि मुद्रण माध्यम में किस प्रकार से मुद्रण व्यवस्था आरंभ हुई थी जनसंचार में, और समाचार पत्र, पत्रिकाएं, जर्नल्स, पुस्तकें, करपत्र, पॉम्पलेट, इन सभी विधाओं में जो है ना हमने जनसंचार को प्रसारित करने का पूरा प्रयास किया था। और इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रॉनिक माध्यम की ओर आगे बढ़े, जिसमें हम लोग श्रव्य माध्यम के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज हम लोग उसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। और श्रव्य जनसंचार माध्यम में पहली प्रमुख और अहम भूमिका निभाती है रेडियो। रेडियो श्रव्य जनसंचार में रेडियो प्रमुख है। रेडियो ऐसा संचार माध्यम है जिसके माध्यम से व्यापक जन समुदाय तक एक संदेश पहुंचाया जा सकता है। रेडियो संचार का सस्ता, सुविधाजनक एवं लोकप्रिय साधन बन चुका है। रेडियो का आविष्कार इटली के मार्कोनी ने 2 जून 1896 में अपनी खोज में वायरलेस टेलीग्राम के जरिए पहला संदेश प्रसारित किया। संप्रेषण का यह माध्यम तरंगों द्वारा आकाश में आज तक फैला हुआ है। ठीक है। तो श्रव्य जनसंचार माध्यम में रेडियो जो है प्रमुख है। एंड रेडियो एक ऐसा संचार माध्यम है जिसके माध्यम से व्यापक जन समुदाय तक हम लोग अपना जो संदेश है, समाचार है, बिना किसी खेद या रुकावट के हम लोग पहुंचा सकते हैं। और रेडियो संचार का सस्ता, सुविधाजनक और लोकप्रिय साधन बन चुका है। रेडियो का आविष्कार इटली के मार्कोनी, इसका आविष्कार करने वाले हैं इटली के मार्कोनी नामक वैज्ञानिक ने जो है इसका आविष्कार किया था 2 जून 1896 में। तो 1896 में रेडियो का खोज हुआ है। खोज, नथिंग बट डिस्कवरी। सो रेडियो का जो है आविष्कार हुआ था 2 जून 1896 में। और उस समय इटली के मार्कोनी ने वायरलेस टेलीग्राम के जरिए पहला संदेश प्रसारित किया है। वायरलेस टेलीग्राम, सो बिना वायर के, बिना तार के ही जो टेलीग्राम जो है, टेलीग्राम के जरिए उन्होंने संदेश भेजा था, जो आज भी प्रसारित किया जाता है। संप्रेषण का यह माध्यम तरंगों द्वारा, तरंग मतलब वेव्स के द्वारा आकाश में आज तक फैला हुआ है। स्टिल इट्स रोमिंग, जो 1896 में पहला जो संदेश भेजा गया है। भारत सरकार रेडियो के माध्यम से निरक्षरों को साक्षर बनाने के लिए प्रयत्नशील है। एक महत्वपूर्ण अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के द्वारा पढ़ना लिखना सिखाया जा रहे हैं। गांव में रहने वालों को समाचार पत्र नहीं मिलते। यदि किसी गांव में समाचार पत्र मिलते भी है तो उसे पढ़ने की क्षमता गांव वालों में नहीं होती है। वे अन्य किसी पढ़े लिखे व्यक्ति की मदद से उस पत्र को पढ़वा कर समझते हैं। रेडियो का माध्यम शिक्षित और अशिक्षित जनता के लिए वरदान सिद्ध हुआ है।
जो जनसंचार है रेडियो है इसका पूरा लाभ ले रहा है और भारत सरकार जो है रेडियो के माध्यम से निरक्षर को साक्षर बनाने का पूरा बीड़ा उठाई है। निरक्षर को साक्षर इलिटरेट टू लिटरेट। ओके, हाँ, सो मतलब जो अनपढ़ लोग हैं, निरक्षर मतलब जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता है, साक्षर मतलब जो पढ़े लिखे हैं या फिर पढ़ लिख और बोल सकते हैं। तो निरक्षर इलिटरेट, साक्षर लिटरेट। सो इलिटरेट को लिटरेट बनाने के लिए भारत सरकार जो है ना रेडियो का पूरा जो है लाभ ले रही है और उससे प्रयत्नशील है कि भारत में या फिर गांव में रहने वाले जितने भी निरक्षर है उनको साक्षर लोग बना सके, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण अभियान है। अभियान मीन्स मिशन, नॉट मैशन, मिशन जैसे कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन हमारे पास है, खूब पढ़ो खूब बढ़ो, ये जो नारा है वो राष्ट्रीय साक्षरता अभियान का मिशन का है। ओके, सो इस अभियान को चलाया जा रहा है और इस अभियान के द्वारा पढ़ना लिखना सिखाया जा रहा है। गांव में जो रहने वाले हैं समाचार, पहली बात तो यह है कि गांव तक समाचार पत्र समय पर नहीं जाते हैं, समय पर चले भी जाते हैं तो सभी के पास ना ही समाचार पत्र मिलता है और सभी ना ही पढ़े लिखे हैं कि स्वयं अपने आप उस समाचार पत्र को पढ़कर उसके अंदर जो समाचार है, न्यूज़ है, खबरें हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। तो इसके लिए उनको क्या करना पड़ता है, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है, उनके ऊपर आधारित होना पड़ता है, उनके ऊपर निर्भर होना पड़ता है, क्योंकि उस समय वो आत्मनिर्भर नहीं होते, क्योंकि वो ना ही स्वयं पढ़ सकते हैं लिख सकते हैं, क्योंकि वे निरक्षर हैं। तो उस समय ऐसे जगहों पर रेडियो जो है बहुत बढ़िया ढंग से अपना काम कर सकती है और अपना जो पर्पस है उसको भी सार्थकता दे सकती है। किस प्रकार से, क्योंकि चाहे वो पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, रेडियो तो अपना न्यूज़ बताती है, तो पढ़े लिखे लोग हो या अनपढ़ लोग हो उससे श्रवण के माध्यम से उस समाचार को जान सकते हैं। स्पेशली जो निरक्षर है या अशिक्षित है उनके लिए तो रेडियो तो वरदान सिद्ध हुआ है, क्योंकि यहाँ पर अनपढ़ लोग हैं तो भी रेडियो के माध्यम से समाचार हो या फिर किसी भी विषय के बारे में कोई भी सूचना हो या ज्ञान हो आसानी से प्राप्त कर सकते हैं थ्रू रेडियो। इसलिए अशिक्षित जनता के लिए रेडियो जो है वरदान सिद्ध हुआ है। लेकिन लेनिन के अनुसार रेडियो बिना कागज बिना दूरी का समाचार पत्र है। इनके अनुसार आकाशवाणी वास्तविक जनसंचार का माध्यम है, साधारण व्यक्ति के लिए बहुत लाभकारी है। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के द्वारा रेडियो का प्रसारण होता था, अनेक कारणों से यह कंपनी असफल रही। इसके पश्चात 1936 में भारत सरकार ने प्रसारण को अपने हाथ में ले लिया। लगभग 126 वर्षों से रेडियो की सेवाएं प्राप्त है। आज रेडियो या आकाशवाणी अनेक कार्यक्रमों द्वारा जन साधारण को भी लाभान्वित कर रहे हैं। सो लेनिन के अनुसार रेडियो एक ऐसा माध्यम है बिना कागज के ही समाचार पत्र के समान है। यस, there is no use of paper, no use of pen, but still we can enjoy the news, the knowledge, and at the same time simultaneously entertainment also through radio। तो रेडियो बिना कागज का समाचार पत्र सिद्ध होता है, ये लेनिन का मानना है। और इतना नहीं, इनके अनुसार रेडियो
आकाशवाणी का वास्तविक जनसंचार माध्यम है। साधारण व्यक्ति के लिए ये बहुत लाभकारी है। वंस अपॉन ए टाइम इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी जो है रेडियो का प्रसारण करती थी, लेकिन कुछ कारणों से ये कंपनी असफल रही है और उसके बाद भारत सरकार ने जो है 1936 में भारत सरकार इसे अपने हाथ में लिया एंड उसको लगभग 126 वर्षों से जो है ना निरंतर बिना किसी रुकावट के रेडियो की सेवाएं आज भी अवेलेबल है, जिसको रेडियो कम या फिर हम कह सकते हैं कि FM। ओके, तो FM के माध्यम से हम लोग आज भी रेडियो सेवाओं का जो है ना पूरा लाभ उठा रहे हैं। न्यूज़ सुनने वाले न्यूज़ सुनते हैं। जैसे कि कल मैं कह रहा था, एक समय था कि आजकल तो टीवी है, इंटरनेट है या फिर मोबाइल हैंडसेट से ही हम लोग दुनिया भर की खबरें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जानने का भी प्रयास करते हैं। और जैसे कि कोई लाइव प्रोग्राम है या फिर कोई स्पोर्ट्स इवेंट है, कोई क्रिकेट मैच है या फुटबॉल या हॉकी मैच है या फिर भले ही विंबलडन के हो, लाइव हम लोग देख पाते हैं। लेकिन एक ज़माने में ये सारी सुविधाएं प्राप्त नहीं थी, क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी। तो बहुत सारे लोग रेडियो के माध्यम से कमेंट्री सुनते थे और उसका एंटरटेनमेंट का, मनोरंजन का आनंद लेते थे। तो रेडियो उस समय से लेकर आज भी इतना ही प्रभावशाली जनसंचार का माध्यम है। इसमें कोई दोहरा नहीं। कितनी भी टेक्नोलॉजी आ गई है, चाहे टेलीविजन सेट आया है, सिनेमा आया है या फिर मोबाइल सेट, इंटरनेट, देयर आर सो मेनी 2G, 3G, 4G, 5G की ओर हम लोग कदम आगे बढ़ा रहे हैं। फिर भी इतनी सारी टेक्नोलॉजी है, फिर भी आज का साधारण व्यक्ति रेडियो के ऊपर आधारित है। तो ये कितना प्रभावशाली जनसंचार माध्यम है, इसके बारे में आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। ओके, एंड सन 1922 में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के पश्चात नवंबर में कलकत्ता में, फिर जून 1924 में मुंबई में प्रसारण हुआ। जून 1935 में ऑल इंडिया नाम दिया गया। जब आज भारत में यह आकाशवाणी के नाम से प्रसिद्ध है। आज़ादी के पश्चात सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से जोड़ दिया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत सरकार की ओर से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रथम मंत्री थे। उन्होंने विभाग के विकास के लिए कई योजनाएं बनाई थी। रेडियो जनसंचार का एक प्रमुख माध्यम है। 8वें दशक का आकाशवाणी के माध्यम से भारत में संगीत सुनने वाले श्रोताओं की संख्या अधिक हो गई है। रेडियो के कार्यक्रम सशक्त और लोकप्रिय है। अफ्रीका जैसे पिछड़े देशों के आदिवासी क्षेत्रों में भी स्थानीय भाषा में रेडियो बजते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत ध्यान दीजिए आप लोग। जब इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी रेडियो के प्रचार प्रसार में असफल रही है या कुछ कारण रहे हैं, तो 1924 में कलकत्ता में, 1926 में मुंबई में रेडियो को जो है प्रसारित करने का, 1922 में कलकत्ता में, 1924 में मुंबई में इसका प्रसारण हुआ है। लेकिन 1935 में जो है इसका प्रसारण हुआ है ऑल इंडिया नाम से। इससे पहले कुछ और नाम से ये टेलीकास्ट होता था, लेकिन 1935 में ऑल इंडिया के नाम से इसका प्रसारण हुआ है, जो आज भारत में इसी ऑल इंडिया को हम लोग आकाशवाणी संज्ञा या नाम से हम लोग पुकारते हैं। आकाशवाणी, जो आकाश के माध्यम से हम लोग सुनते हैं, उसके पीछे यह अर्थ है। ओके, सो आकाशवाणी से हम लोग इसको जानते हैं। एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के पश्चात हमारे भारत सरकार के जो सर्वप्रथम सूचना और प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है इस विभाग के विकास के लिए
कुछ योजनाएं बनाई हैं और रेडियो एक जनसंचार का एक प्रमुख माध्यम बन गया है। 1980s के दशक के 1980s के जो डिकेड के जो लोग थे वे रेडियो से इतना प्रभावित हुए कि इतना आनंद इतना विनोद पाते थे, क्योंकि हम लोग बहुत सारे लोग हैं जो अपने कार्यक्षेत्र से ही रेडियो का आनंद लेते हैं। जैसे कि एक साधारण काम करने वाला एक मैकेनिक है, या फिर होटल में काम करने वाले हैं, या फिर कोई दर्जी है जो अपना काम तो कर रहा है, लेकिन या फिर साधारण कोई गृहिणी है, हाउस मेकर या हाउस वाइफ, जो आजकल हम लोग ऐसे शब्दावली का प्रयोग करते हैं, वे लोग अपने घरेलू काम करते हुए भी रेडियो का आनंद ले रहे हैं। और आजकल तो हमारे किसान भाई भी अपना खेती बाड़ी का काम करते हुए कान में झुंझुना डालकर एफएम का आनंद ले रहा है। और आजकल के युवाओं के बारे में कहने की आवश्यकता नहीं है, गाड़ी कम चलाते हैं, एफएम ज़्यादा। रेडियो का इतना वर्चस्व बढ़ गया है कि इतना उसका डोमिनेशन हो गया है कि हम लोग 21st सेंचुरी के करीब आ चुके हैं, फिर भी रेडियो हमारे मन मस्तिष्क के ऊपर जादू चलाई है। एक समय था कि आकाशवाणी के स्टेशन की कुछ समय सीमा होती थी, सम टाइम सम ड्यूरेशन होता था, लेकिन आज वर्तमान समय में आकाशवाणी से 24 घंटे में 284 समाचार बुलेटिन प्रसारित किए जाते हैं। देखिए 24 घंटे में 284 समाचार बुलेटिन अलग अलग भाषाओं में अलग अलग स्टेशन पर। ओके, आकाशवाणी ने राष्ट्रीय के साथ प्रादेशिक सेवाओं को भी महत्व दिया है। रेडियो कम खर्चीला जनसंचार का साधन है जिसे सभी वर्ग के लोग खरीदने की क्षमता रखते हैं। भारत में पहली बार 15 अगस्त 1993 को दिल्ली और मुंबई में एफएम चैनलों का प्रसारण आरंभ हुआ। एफएम चैनलों के अंतर्गत स्थानीय भाषा के अनुसार श्रोताओं के लिए कार्यक्रमों को प्रसारित किया गया। भारत में गांव से लेकर शहरों तक एफएम सुनने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अधिक तो है ही, डेली उसके जो उपभोक्ता है, कस्टमर्स कम कंज्यूमर्स बढ़ते ही जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसकी मांग, उसका डिमांड इतना है कि लोग उसको सुनने के लिए हमेशा तत्पर और तैयार रहते हैं। तो वर्तमान समय में जब मैं बचपन में था, जब मैं अपने स्कूल के दिन खा रहा था, तो रात के 11 बजते ही रेडियो जो है बंद होती थी और रेडियो स्टेशन खत्म। नॉट ओनली रेडियो, दूरदर्शन, टेलीविजन ऑल्सो। तो 11 o'clock स्टेशन खत्म, फिर मॉर्निंग 5:30 या 6 o'clock को शुरू होता था सुप्रभात या फिर गुड मॉर्निंग के साथ। ओके, लेकिन आज के ज़माने में 24 घंटे रेडियो है। रात को 11 बजे 12 बजे भी आप लोग संगीत सुन सकते हैं, न्यूज़ सुनने वाले न्यूज़ सुन सकते हैं, कुछ और जुड़ी हुई, क्योंकि रेडियो के ऊपर अलग अलग प्रकार के जो है ना कार्यक्रम आते थे। कभी किसान से संबंधित हो या फिर दोपहर के समय, इस समय 2-2:30 बजे जो है सखी सहेली प्रोग्राम आज भी उतनी ही बहुत मशहूर है। विविध भारती चैनल के ऊपर हमको ये देखने के मिल जाता है और बच्चों के लिए भी कुछ प्रोग्राम आयोजन करते थे। और मुझे याद है कि इवनिंग मतलब रात्रि में 8:30 या 8:45 को हवा महल कहकर एक प्रोग्राम आता था। 10 से 15 मिनट का समय होता था। एक छोटा सा नाटक, एकांकी या फिर एक स्किट का मंचन होता था। 15 मिनट में एक बढ़िया सा मंच, एक बढ़िया सा नाटक की तैयारी होती थी और इतना सफलतापूर्वक प्रसारित होते थे कि लोग उसको सुनने के लिए तरसते थे। ना ही वहाँ पर कोई कैरेक्टर दिखाई देता है और ना ही वहाँ पर कोई अभिनय दिखाई देता है, केवल अपनी वाणी से ही लोगों को अट्रैक्ट करते थे। दैट इज द पावर ऑफ रेडियो। आज भी वो प्रोग्राम आ रहा है और कभी कभी कविता से संबंधित, शेर शायरी से संबंधित भी कुछ प्रोग्राम्स आते थे। ओके, सो ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के कार्यक्रमों का जो है ना आयोजन करके रेडियो जो है जन साधारण ने इतनी सफलता प्राप्त की है कि लोगों
के मन मस्तिष्क के ऊपर एक जादू से उसने कर दिया है। इसलिए आज बहुत सारे लोग टीवी से ज़्यादा रेडियो सुनने के लिए ही आगे आते हैं, कारण वही है। आज 24 घंटों में 284 समाचार बुलेटिन आते हैं। देखिए किसी भी चैनल, किसी भी टीवी चैनल के ऊपर इतने सारे न्यूज़ चैनल है तो इतने सारे बुलेटिन नहीं आएंगे जितना रेडियो के ऊपर इतने सारे बुलेटिन आते हैं। ओके, एंड 1993 से रेडियो में जो है ना FM चैनल्स को जो है स्टार्ट कर दिए गए हैं, FM। ओके, सो मतलब फिर उस पर अलग अलग स्टेशन के ऊपर अलग अलग चैनल्स टेलीकास्ट होते हैं और हर एक चैनल की अपनी अपनी सोच, विचार और मांग है। ओके, जैसे कि 91.9 हो, 91.3 हो, 97.23, व्हाटएवर द स्टेशन दैट फ्रीक्वेंसी। सो वहाँ पर बहुत सारे FM चैनलों की भी स्थापना या आरंभ हो चुकी है, क्योंकि दिन प्रतिदिन रेडियो सुनने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। तो ये है श्रव्य में रेडियो, और इसके साथ साथ ऑडियो कैसेट के बारे में कहा गया है। ऑडियो कैसेट नथिंग बट एक समय था कि लोग जो है ऑडियो कैसेट में टेप रिकॉर्डर में 2-in-1 कहते थे। रेडियो भी होता था और टेप रिकॉर्डर भी होता था, तो 2-in-1 के माध्यम से जो है ऑडियो कैसेट डालकर प्ले करके जो भी मन चाहे गीत हो वो सुनते थे। हाँ, रेडियो में भी एक प्रोग्राम आता था रात्रि के 10 बजे और 10 और 10:30 एक मन चाहे गीत और दूसरा होता था छाया गीत। ओके, सो अब जो भी जैसे कि कोई फिल्म का गाना है या कोई प्राइवेट एल्बम हो तो रेडियो टेप रिकॉर्डर में 2-in-1 में रेडियो कम टेप रिकॉर्डर में वो ऑडियो कैसेट रखकर मनचाहा संगीत या गीत लोग सुनते थे। सो ये सभी जो है ना श्रव्य माध्यम के अंतर्गत है, रेडियो एंड ऑडियो कैसेट। ओके, और दूसरा है जनसंचार के दृश्य श्रव्य माध्यम। सो जनसंचार के दृश्य श्रव्य माध्यमों में दृश्य श्रव्य माध्यम में फिल्म तथा टेलीविज़न की गणना होती है। आज फिल्म और टेलीविज़न की लोकप्रियता सबसे अधिक है। आज फिल्म माध्यम टेलीविज़न के साथ सांठगांठ कर दुनिया का चेहरा बदलने में अपनी भूमिका निभा रही है। तो दृश्य और श्रव्य माध्यमों में फिल्म और टेलीविज़न दोनों की प्रमुख गिनती, गणना और भूमिका होती है। और आज फिल्म और टेलीविज़न वाले जो है इतना लोकप्रियता प्राप्त कर चुके हैं कि फिल्म और टेलीविज़न के माध्यम से, ये दोनों के सांठगांठ के माध्यम से जो समाज का रूप है, स्वरूप है, बदलने में सशक्त है। क्योंकि जो टीवी और फिल्म में जो हम लोग देखते हैं उसका प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से हमारे ऊपर उसका प्रभाव, उसका रिफ्लेक्शन, उसका इम्पैक्ट और इफेक्ट विल बी देयर। क्योंकि हम जो टीवी और फिल्मों में देखते हैं बाहर भी उसी का ही अनुसरण, अनुचरण और अनुकरण करते हैं। क्योंकि जैसे कि अब कोई एक नया फिल्म आया है, उस फिल्म का कोई गीत है, कुछ मुकड़ा है, भले ही उसका अर्थ नहीं पता है लेकिन धुन अच्छी लगी, चाहे वो 8 साल का बच्चा हो या 17 साल के बूढ़े ही क्यों ना हो, वो गाना गाते हैं। उसके अर्थ से उसको मतलब नहीं है, लेकिन वहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? उसका प्रभाव, उसका इफेक्ट। ओके, तो अभी तक हम लोग श्रव्य माध्यमों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, हम लोग दृश्य माध्यमों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे कि फिल्म
या यूँ कहना चाहिए टेलीविज़न। तो इनका इफेक्ट, इनका प्रभाव जनसंचार के ऊपर कैसा है तो आज जानने का प्रयास करें। फर्स्ट है फिल्म। दृश्य और श्रवण या दृश्य या श्रवण माध्यम में सिनेमा भावनाओं को प्रकट करने वाला मीडिया का एक सशक्त माध्यम है। फिल्म में लेखन, दृश्य परिकल्पना, मंच निर्देशन, रूप सज्जा, प्रकाश विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक और भौतिक रासायनिक विज्ञान का तकनीकी योगदान होता है। आज टीवी के माध्यम से फिल्म हर घर में पहुंच गई है, परंतु इन फिल्मों को सिनेमाघरों में देखने की बात कुछ और ही होती है। यस, सो सिनेमा भावनाओं को प्रकट करने वाला एक बढ़िया सा दृश्य और श्रव्य माध्यम है। ओके, यहाँ पर दोनों भी है, दृश्य भी है और श्रव्य भी है, क्योंकि हम लोग जब टीवी देखते हैं या फिल्म देखते हैं तो टीवी को, मूवी को देखते भी हैं और सुनते भी है ना। तो दृश्य और श्राव्य दोनों के लिए बढ़िया सा माध्यम है फिल्म एंड टेलीविज़न। जब फिल्म की बात हम लोग करते हैं तो सिनेमा जो है ना भावनाओं को प्रकट करने वाला एक बहुत ही सशक्त पावरफुल माध्यम है जनसंचार के लिए। और फिल्म में लेखन मतलब स्क्रिप्ट ऑफ द मूवी और दृश्य परिकल्पना मतलब व्हाट दैट दृश्य परिकल्पना मतलब पिक्चराइजेशन। ओके, एंड मंच निर्देशन डायरेक्शन मतलब स्टेज का कैसे डायरेक्शन कर रहे हैं या फिर सीन को किस तरह से डायरेक्ट कर रहे हैं। रूप सज्जा, सौंदर्य, मेकअप, श्रृंगार और प्रकाश विज्ञान, लाइट्स एंड इफेक्ट्स। ओके, एंड इलेक्ट्रॉनिक और भौतिक रसायन। तो इन सब के माध्यम से ही, इन सब की तकनीकी योगदान से ही फिल्म का निर्माण बनता है। क्योंकि किसी फिल्म का निर्माण करना मतलब कोई रेसिपी बनाना नहीं है। एक फिल्म बनाने के लिए 1000 लोग अपना पसीना बहाते हैं, तब कहीं जाकर एक फिल्म बनती है। ये बात अलग है कि हम लोग 2-2.5 घंटे देखने के बाद कहते हैं कि फिल्म अच्छी है या फिल्म खराब है, ये बुरी है। ओके, whatever our opinion will express after 2 or 2.5 hours। लेकिन उस फिल्म को बनाने के लिए कितने सारे लोग, कितने सारे घंटे, कितने सारे दिन, कितने सारे हफ्ते, कितने सारे महीने, या कभी कभी कुछ ऐसे भी लोग हैं कि एक मूवी को बनाने के लिए सालों साल समय लगाते हैं। जैसे कि एक मूवी को मैं जानता हूँ, आप लोग भी जानते हैं, जैसे बाहुबली मूवी है। उस बाहुबली मूवी को बनाने के लिए 2, 2.5 या 3 साल लगा दिए उस फिल्म के डायरेक्टर। नाम मुझे याद नहीं है, आप लोगों को याद है तो ठीक है। ओके, सो यहाँ पर एक फिल्म का निर्माण यूँ ही नहीं होता है, उसके पीछे बहुत सारे तकनीकी योगदान होती है। और हम लोग आज टीवी, घर में टीवी के माध्यम से फिल्म को देखते हैं, लेकिन घर के टीवी में जो मूवी आती है, घर में फिल्म देखना अलग है, सिनेमा घर जाकर मूवी देखने का आनंद अलग होता है। क्योंकि दोनों में बहुत सारा अंतर दिखाई देता है, क्योंकि वो देखने का नज़रिया अलग होता है और उसका प्रभाव भी अलग होता है। सिनेमा का आविष्कार फोटोग्राफी से हुआ है। 1826 में हुए फोटोग्राफी का आविष्कार ही सिनेमा का मार्गदर्शन बना। सन 1933 और 35 के मध्य जाइट्रोप यंत्र बना, या चरखी जैसा यंत्र था। चरखी जैसे कि गाड़ी चरखा चलाते थे ना, तो चरखी जैसा यंत्र था जिसमें बहुत सारे चित्र चिपकाए जाते थे। जब आगे वाली लकड़ी को घुमाया जाता है तो चित्र वाली चरखी घूमने लगती और देखने वाले को चित्रों का गतिशील होने का आभास होता। तो मतलब इस प्रकार से सिनेमा का आविष्कार हुआ है फोटोग्राफी से। जब फोटोग्राफी 1826 में बना, तो 1826 में जो फोटोग्राफी बनी है कैमरा, तो उसी से ही 1833-35 के बीच में जो है ना ये जैक्ट्रप यंत्र, जैक्ट्रप मशीन बना है। और उसमें जो है ना
इट्स लुक लाइक ए व्हील, चरखा की तरह होता है और उसमें अलग अलग प्रकार के चित्र चिपका जाते हैं और चित्र चिपकाने के बाद जब उस यंत्र को घुमाया जाता है तो यहाँ पर एक चित्र है, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर अमिताभ बच्चन का है, उसको थोड़ा आगे घुमाएंगे तो फिर राजेश खन्ना आएंगे, फिर आगे घुमाएंगे तो शत्रुघ्न सिन्हा आएंगे, फिर आगे घुमाएंगे तो जितेंद्र आएंगे। तो मतलब चित्रों का जो है ना गतिशील होता था और हम लोग ये समझते थे कि दैट मूवी इज गोइंग ऑन। मतलब इस प्रकार से जाट मिशन जो है ना सिनेमा का जो है उस यंत्र का जो है आरंभ हुआ है और किस प्रकार से इस थिएटर या थिएटर आर्ट्स का जो डेवलपमेंट हुआ है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे हम लोग अगली कक्षा में।